नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, बल्कि भी जितने भी स्टेट के पीछे एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ टीचिंग, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके के और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं, तो उसको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप चैनल पे पुराने हैं, तो इसे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का ग्रोथ करने में हमारी मदद करिए। अपने रिलेटिव के साथ, अपने नियर वन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ना केवल इनका बेनिफिट वो भी ले सकें, साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि वो जो समाज में, देश में, दुनिया में जो भी बातें हो रही हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट जान पाएँ, उनका विश्लेषण समझ सकें, तो उनको भी मोटिवेट करिए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले अभी आपको हाल ही में पता चल ही गया होगा कि फेसबुक ने क्या किया है, अपने नाम को चेंज किया है। उसका नाम उन्होंने रखा है, मेटा नाम रखा है और मेटा का किसका मेटावर्स का वो क्या है, शॉर्ट नेम है। तो उसमें क्या किया गया है, अब मेटावर्स पे क्या होगा, सोशल मीडिया जो ऐप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके साथ इंस्टाग्राम है, अब ये क्या होंगे, सब एक ही साथ दिखाई पड़ेंगे ये सभी। और उसके अलावा बात की जाएगी सिंगल लॉगिन से ही अब ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा, तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, मेटा आज करंट अफेयर में भी है। तो अब क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सिंगल लॉगिन करके ही आप उनको कर सकते हैं चालू। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। महात्मा गांधी के ऊपर पोते हैं तुषार गांधी, उन्होंने क्या किया है, अहमदाबाद में साबरमती जो आश्रम है, आपको पता चाहिए, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पे है, तो सॉरी साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, वो अहमदाबाद में है। तो उनके परपोते का नाम क्या है, तुषार गांधी हैं। उन्होंने क्या किया है, साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की योजना के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। तो देखेंगे आखिर क्या है कि जब सरकार उसका पुनरुद्धार करना चाहती है साबरमती आश्रम का, तो उनके परपोते द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष पर सुरक्षा अधिकारियों पर हमले का आरोप लगाने वाले 8 मंत्रियों के संयुक्त संवाद सम्मेलन में 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और इसके बाद भी किसी के खिलाफ अभी भी अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखेंगे आखिर हुआ क्या था उस दिन और क्या रीजन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए एक मॉडल प्रक्रिया तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्यों ना हर राजनीतिक पार्टी के अंदर भी क्या हो, चुनाव हो और वहां पर भी क्या हो कि सही से लोकतांत्रिक रूप अपनाया जाए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 में संशोधन के मसौदे का प्रस्ताव पारित किया है। ये किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण, जिसे जे संशोधन विधेयक 2021 के नाम से संसद में पारित होने के बाद जाना जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ दिसंबर तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते अर्थात बीटीआईए अर्थात बाइलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। तजाकिस्तान में चाइना क्या कर रहा है, अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। बात करेंगे विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में और फेसबुक ने अपना मूल कंपनी का नाम बदलकर जो मेटा किया है, इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर और सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के सामान्य दिन पेपर 1 से लिंक है। और आपसे अगर टॉपिक आता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न हिस्सों में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे, किन लोगों का योगदान रहा, किन स्थानों का योगदान रहा, उसी में एक नाम आएगा साबरमती आश्रम। और क्योंकि उस पर कायाकल्प किया जा रहा है, उससे हो क्या रहा है, तो उनके परपोते ने इस पर क्या किया, रोक लगाने की बात कही है। तो देखें इस परियोजना से संबंधित मुद्दे हैं क्या। तो पुनर्विकास जो योजना में निवासियों को आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के साथ साथ इस क्षेत्र को जो 5 एकड़ का प्रेजेंट टाइम उसको 55 एकड़ में बढ़ाना शामिल किया गया है। तो तुषार जो गांधी है, उनका ये कहना है, ये योजना महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस परियोजना से होगा क्या, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मंदिर और स्मारक में कमी आएगी, साथ ही साथ आश्रम को क्या होगा, अब ये आकर्षक एक टूरिस्ट हब के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जबकि गांधी जी कभी ऐसा नहीं चाहते थे, ऐसा उनका मानना है। तो ध्यान रखिएगा साबरमती आश्रम कहाँ है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो सरकार ने अपने कदम का बचाव करते हुए इसके बारे में क्या बोला है, सरकार ये कह रही है, तो गुजरात सरकार ये कहना है कि आश्रम परिसर में किसी भी इमारत को नहीं बदला जाएगा, ना ही वो कभी बदलेगी। बस क्या होगा, सभी विरासत भवनों को गांधीवादी लोकाचार के अनुसार ही बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आश्रम के जो पुनर्विकास होगा, उसके प्रस्ताव का उद्देश्य किसी भी जगह का अधिग्रहण करना नहीं है, मतलब किसी पे एनक्रोचमेंट नहीं करना है, बल्कि क्या करेंगे, उस क्षेत्र का विस्तार करेंगे और न्यूनतम बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए इसका पुनर्विकास करने का उद्देश्य उन लोगों का है।
साबरमती आश्रम का। तो अगर हम बात करें साबरमती आश्रम है क्या, तो साबरमती आश्रम क्या है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी और इसे 1917 से लेकर 1930 तक वो इस साबरमती आश्रम में ही रहे। यही उनके आधार से गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। जो दांडी मार्च की यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से दांडी तक के बीच में हुई थी 12 मार्च 1930 से। तो मूल रूप से अगर बात की जाए तो ये सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी शुरू किए गए एक निष्क्रिय प्रतिरोध की ओर आंदोलन को दर्शाता है। साथ ही साथ आश्रम उस विचारधारा का भी घर बन गया जिसमें भारत को स्वतंत्र कराया है। तो अब लगता है, ऐसा लगता है गांधी जी ने इसी में रहकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं चाहते हैं। अगर देखें कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, एक तो गांधी जी ने जो अपने जीवन में जितने प्रयोग थे वो यहाँ पे किए, साथ ही साथ यहाँ पर खेती, पशुपालन, गाय पालन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियाँ थीं, जो निष्क्रिय दौर, आंदोलन के जो निष्क्रिय दौर होता था उसमें करते थे, उसमें भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गांधी जी ने स्वतंत्रता का मतलब केवल ब्रिटिश शासन से नहीं कहा था कि आप ब्रिटिश शासन से ही स्वतंत्र हो, बल्कि समाज में जितनी व्याप्त बुराइयां हैं उनसे मुक्ति मिले, सत्याग्रही जीवन शैली आपको अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसा उनका मानना था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ विकसित की थी, इन्होंने साबरमती में यहाँ पर विकसित की थी। श्रम में ग्रामर का विचार भी उन्होंने यहीं पे लाया था। स्वतंत्रता आंदोलन का जो आंतरिक हिस्सा जनता का उत्थान करना था वो इन्होंने यहाँ से लिया। स्वच्छता के लिए अभियान, जिस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, एक नए भारत के गांधीवादी विचार का हिस्सा यहीं से बना। और साबरमती आश्रम में गांधी जी और उनकी वाइफ थी कस्तूरबा जी, दोनों स्वयं के आश्रम की सफाई करते थे और उनको साफ सफाई का पूरा क्रेडिट खुद ही लेते। ऐसा नहीं था कि मतलब आप खुद रह रहे हैं और सफाई किसी और से करा रहे हैं। यहाँ पर आश्रम में रहते हुए गांधी ने स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने बोला ऐसी शिक्षा दी जाए जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जो केवल शारीरिक श्रम, कृषि, साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके एक स्कूल का गठन किया जहाँ इसकी डेवलपमेंट भी हो सके। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश स्कूलों के विकल्प के रूप में कई भारतीय स्कूल यहाँ खोले गए थे, जिनका आधारशिला यहाँ पे रखी गई, इसलिए साबरमती आश्रम इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दांडी मार्च के बारे में, तो आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में प्रसिद्ध जो दांडी मार्च यात्रा थी, जो अपने 78 साथियों और या अनुयायियों के साथ शुरू की थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी। कुछ नेता जैसे विनोबा भावे हैं, मीराबेन है, वो भी यहाँ पे रहते थे, इनका घर भी था। आइए अब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि जीएस पेपर 2 से लिंक है, और बात होगी राज्यसभा सदस्यों को सदन में जो उनका अनुशासन, जो उन्होंने अनुशासन नहीं दिखाया है, कदाचार किए हैं, उनके लिए कैसे दंड किया जाता है, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कैसे होती हैं और जो नियुक्त हो जाते हैं उनकी शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उनके बारे में टॉपिक आता है, तब यहाँ से बात आएगी, क्योंकि राज्यसभा में क्या हुआ है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के लोगों ने क्या किया है, जो वहाँ के सुरक्षा अधिकारी थे उनकी हाथापाई की है, धक्का मुक्की हुई है, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। देखते हैं मुद्दा है क्या। 11 अगस्त को क्या हुआ, विवादास्पद जो बीमा विधेयक वो पारित होने के दौरान क्या हुआ, जो विपक्षी दल है उनमें कुल संख्या जो 22 विपक्षी दल थे वो क्या करे, वो जांच के लिए एक प्रवर समिति को भेजने की मांग करने लगे, और विपक्षी सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में उस टाइम पे शारीरिक झगड़ा भी हुआ। तो अगले दिन होता क्या है, 8 मंत्रियों ने क्या किया, संसद में सड़कों के से अराजकता लाने के लिए आरोप लगाया, और साथ ही साथ राज्यसभा सचिवालय ने पहले ही अपनी आंतरिक जांच पूरी कर ली है और इस तरह के कई मामलों की कई कार्रवाई को उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया गया है। तो उनसे ये बोला गया था वह यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए। तो जो माननीय है वहाँ के राज्यसभा के, उनकी सजा के अगर आधार की बात की जाए, तो सभापति के पास ये अधिकार है कि अगर सदन की सुचारू कार्रवाई करने की शक्ति है, अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलती है, सभापति क्या कर सकता है, तो नियमों के उल्लंघन होने पर तो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसे शुरू करने का उसके पास शक्ति है सभापति के पास। आपको बताऊं जाइए, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन सदन के जो नियम हैं जो बन चुके हैं, संसद को सदन की अव्यवस्था पैदा करने के लिए निलंबन के अलावा उसके सदस्यों को कोई दंड देने का अधिकार नहीं देते हैं। उनका क्या है, सभापति केवल क्या कर सकता है, उन्हें निलंबित कर सकता है, बल्कि कोई दंड नहीं दे सकता है। अगर बात की जाए कि राज्यसभा के जो प्रक्रियाएं हैं उनके नियमों की क्या बात कही गई, उनमें नियमों एक नियम है, नियम 256। अगर इसमें देखें, ये कदाचार के कृत्यों को इंडिकेट करता है कि अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न करता है, गैर अनुशासन दिखाता है, इसके तहत किसी सांसद को अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करने या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने या फिर सदन में कामकाज बाधा डालने पर निलंबित किया जा सकता है। साथ ही साथ एक सांसद को निलंबित करने की शक्ति सदन में निहित होती है, अध्यक्ष में नहीं। ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी सांसद को अगर निलंबित करना होगा तो अध्यक्ष नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या होगा, वहां पे सदन में लोग हैं वो मिलकर करेंगे। अध्यक्ष केवल सदस्य का नाम लेते हैं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री सदस्य को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकता है, तब वो वहां पे निलंबित होगा। तो अगर देखें कि राज्यसभा में अगर जब सस्पेंशन होता है उसके लिए कौन से प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, तो अध्यक्ष क्या करता है, एक सदस्य का नाम दे सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार उसे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डाल रहा है,
या परिषद के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है, अगर जब सदन में अध्यक्ष अगर ऐसा नाम देता है, तो ऐसी स्थिति में जो सदन सदस्य होते हैं, वो सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, उसको निलंबित करवा सकते हैं सारे लोग मिलके। लेकिन उसका निलंबन केवल उसी सत्र के लिए रहेगा, एक से अधिक जो जितना सत्र बचा हुआ है, अगर 40 दिन का सत्र है, 8 दिन काम हो चुका है, 32 दिन बकाया है, तो 32 दिन के लिए क्या होगा, उसका सस्पेंशन होगा, बाकी टाइम के लिए नहीं होगा। हालांकि सदन एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निलंबन को वापस भी दे सकता है, चाहे तो बीच में उसका सस्पेंशन कैंसिल भी कर सकता है। निलंबन की शर्तें क्या होती हैं? इसकी अधिकतम अवधि अब मैंने बता दिया, जो सत्र है जिसका शेष बचा उस टाइम तक होती है। साथ ही साथ निलंबित सदस्य क्या कर सकते हैं, उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, समिति की जो बैठकें होती हैं उनमें भाग नहीं ले सकते हैं, कोई भी चर्चा में शामिल नहीं हो सकते हैं, या फिर उनको नोटिस देने के पात्र नहीं होते हैं। अगर उनको कोई प्रश्न पाना है उसके भी उत्तर पाने की हकदारी नहीं होते हैं। इसमें देखें कभी-कभी विशेष समितियों की भी नियुक्ति की जाती है, तो विशेष समितियों की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो ये एडहॉक कमेटियाँ होती हैं, सदन के बाहर सांसदों द्वारा किए गए जो गंभीर कदाचार हैं, उनकी जाँच करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। अगर उन्होंने सदन के बाहर में कोई गलतियाँ की हैं या कोई कृत्य किए हैं, उनको जाँच करने के लिए विशेष समितियों का गठन होता है। अगर आमतौर पर बात की जाए, इनका गठन तब किया जाता है, जब उनके द्वारा जो सांसद हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उनके द्वारा कोई गंभीर अपराध किया जाए या कदाचार किया जाए, साथ ही साथ सदन सदस्य को निष्कासित करने का निर्णय ले ले। सदन में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा के लिए अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए सभापति, उनकी आंखों के सामने क्या होता है, इस पर जानने के लिए किसी विशेष समिति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बाहर कार्रवाई हो रही है तो विशेष समिति की आवश्यकता होगी। सदन के अंदर कोई कार्रवाई होती है उसके लिए विशेष समिति का गठन नहीं किया जाएगा। तो सदन के नियमों के अनुसार उन्हें तब और वहां से निपटने की जरूरत है जहां पर अंदर कार्रवाई होती है। पार्टियों में आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। उसकी जो मांग को और इसका जवाब जानने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा है। अगर आपसे टॉपिक कहीं क्वेश्चन आता है शक्तियों का पृथक्करण अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके बीच में तो इस टॉपिक का लिंक होगा। तो उच्च न्यायालय का आदेश एक याचिका पर आया है जिसमें चुनाव आयोग से उन सभी दलों के लिए आंतरिक चुनाव अनिवार्य रूप से करवाने का आग्रह किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो वो क्या करें, पार्टी के अंदर अपना चुनाव कराएं और अच्छे से क्या करें, वहाँ पर पार्टी को भी लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करें जिससे कि पूरे देश में भी लोकतांत्रिक रूप और मजबूत हो सके। तो इसके बारे में देखें कि जो इतनी पार्टियां उनके अंदर आंतरिक चुनाव की जरूरत क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 1996 में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के साथ साथ जितने भी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको एक पत्र जारी किया गया था 1996 में, जिसमें उन्होंने ये बात कही गई थी कि संगठन के चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है और उनसे उक्त चुनाव से संबंधित अपने अपने संविधान का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया गया था। इसके बावजूद हुआ क्या है, राजनीतिक दलों से आंतरिक चुनाव आयोग द्वारा नियामक परीक्षण की कमी की गई है। मतलब आपसे ये समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी है तो कांग्रेस में नया अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसको अपनी मनमानी से चुनने की अपेक्षा क्या किया जाए, वोटिंग कराई जाए, जो जीते वो उसका क्या करे, अध्यक्ष बने। तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखें चुनौतियां हैं क्या और चुनौतियों की चिंताएं क्या हैं, तो अधिकांश दल हैं वो आंतरिक चुनाव के लिए अक्सर उक्त पार्टियों के भीतर स्थापित राजनीतिक परिवारों के लिए उक्त पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में सत्ता बनाए रखने के लिए एक संबंधित होते हैं। आप ये मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी है तो उसके अध्यक्ष उनके घरेलू कार्यकर्ता रहते हैं। वही हाल क्या है बिहार के अंदर, अगर बात की जाए लालू जी की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है या फिर कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, इनमें कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जाती हैं। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की कमी अक्सर समान गैर लोकतांत्रिक शासन मॉडल पर लक्षित होता है। जब ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो वो देखा जाता है ऐसा कि वो अपने परिवार वालों को और अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं करते हैं। और इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो देश में कुल इस टाइम पे 2598 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं जिनके अपने अलग प्रतीक आयोग द्वारा प्रदान किए गए हैं, और लेकिन अभी उनके अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस कदम के अगर देखें कि लॉजिकली इसका क्या फायदा होगा, तो राजस्थान और पंजाब के मामले में कांग्रेस में आंतरिक उथल पुथल बार बार देखी जा रही है, आपने देखा ही होगा। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित आंतरिक चुनाव को देखते हुए याचिका का समय इस टाइम महत्वपूर्ण है कि अगर जैसे बार बार कोई इस्तीफा दे रहा है मंत्री, इससे क्या ना होता है, कहीं ना कहीं सरकार चलाने में अव्यवस्था आती है, अस्थिरता आती है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं राज्य या देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आंतरिक चुनाव कराए जाएंगे तो सबकी सहमति से अगर किसी का चुनाव होगा तो उसमें क्लियर होगा कि बार बार इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को पड़ेंगी। केंद्र ने चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के लिए कड़े नियमों को प्रस्तावित किया है। अगर आपसे टॉपिक का लिंक देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और उनके हस्तक्षेप, साथ ही साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए जो कार्यक्रम है उनसे उत्पन्न होने वाले कौन से मुद्दे हैं, उससे लिंक के टॉपिक है। तो अगर जो स्टार्टिंग जो चाइल्ड केयर सेंटर, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है, उनमें क्या क्या संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है
कि व्यक्ति जो अपना व्यक्तिगत क्षमता में या किसी संगठन के सदस्य के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, वे बाल कल्याण समितियों की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपको फॉरेन से कोई आपको फंडिंग हो रही है, चाहे आप एक एकल हो या फिर आपकी कोई संस्था हो, तो आप क्या करेंगे, बाल कल्याण समिति अर्थात सीडब्ल्यूसी की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ केंद्रीय गोद लेने वाली एजेंसियां, जिसको कारा के नाम से जाना जाता है, को एनआरआई और ओसीआई द्वारा गोद लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने का अधिकार होगा। कि अगर कोई एनआरआई बाहर विदेशी नागरिक चाहता है कि यहाँ गोद ले ले, तो अगर उस पर कोई अनापत्ति होती है तो कारा क्या करेगा, उनके लिए एनओसी जारी करने का अधिकार रखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि काफ़ी सेंसिटिव मामला है। अगर किसी को आप चाहते हैं कि वो क्या करे, यहाँ पर मतलब किसी को आप गोद मिलें, तो ये ध्यान देना होगा कि उसको सही से उसका हो, ऐसा ना हो कि गोद लेने वाले बाद तस्करी कर दी जाए। तो अगर बात करें किशोर न्याय अर्थात बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, इसको अगर ओवरऑल हम अवलोकन करें, इसमें दिया क्या गया है। इस अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को इसके सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक अधिकार अब दिए गए हैं डीएम को। इसका मतलब ये होगा डीएम और एडीएम है वो हर जिले में जे अधिनियम के तहत विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे, जिसमें बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयां, साथ ही साथ विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयां इसमें शामिल होंगी। डीएम सीडब्ल्यूसी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, जो आमतौर पर शैक्षिक योग्यताएं सहित सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नया कार्य जो यही किए गए कि अब डीएम को थोड़ा और पावर दे दी गई, जो क्या करें सही से जांच कर पाएँ। साथ ही साथ उनको नियमित रिपोर्टिंग हो। गंभीर अपराधों में वे अपराधी अब शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा 7 साल से अधिक की है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, 7 साल से कम है। तो इसमें जब अगर आपको सजा होती है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे। कोर्ट की जगह अब जिला अधिकारी अर्थात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत गोद लेने के आदेश जारी कर सकेंगे। तो कोर्ट के साथ साथ जिला अधिकारियों की ताकत अब दी गई है। बात करेंगे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते के बारे में, जो कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में होने की बात है। बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट है उसके बारे में, क्योंकि दोबारा से भारत और यूरोपीय संघ के बीच में चालू हो रहे हैं, इनकी जो आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए बातचीत शुरू की जा रही है। तो अगर आपसे टॉपिक लिंक किया जाए, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, साथ ही साथ भारत से जुड़े समझौते या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जितने समझौते हैं उनके बारे में बात की जाए तो इस टॉपिक को आएगा। तो इंडियाज़ फर्स्ट यू हाई लेवल डायलॉग होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो देखें इन जो बातचीत हो रही है इसमें अगर हम देखें इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। इसमें चुनौतियाँ ये हैं कि यूरोप भारत के संरक्षणवादी रूप में भारत चाह रहा है कि अपने लोगों को थोड़ा संरक्षण मिले, उसके रूप में वो ऐसे मानता है कि अभी उसको वार्ता काफ़ी दूर है कि अगर संरक्षण अगर कंजर्वेटिव सोच अपनाएगा तो कहीं न कहीं बात करने में इसमें बाधा आएगी। साथ ही साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो कि कोविड-19 के संकट में तेज हो गया है, उसको हाल ही की घोषणाओं में भारत आत्मनिर्भर जाना चाहता है। इसने स्थिति को और जुड़ा है कि अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारी चीज़ों को हम नहीं लेंगे, तो वो भी क्या होगा, चुनौतियाँ आएँगी। अगर भारत और यूरोपीय संघ के व्यापार की बात की जाए, तो भारत के साथ व्यापार यूरोपीय संघ के वैश्विक व्यापार में कुल 3% की हिस्सेदारी रखता है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। बस थोड़े जिस टाइप से आपके रिश्ते हैं यूरोपीय देशों के साथ, उस टाइप से इनका वहाँ पे क्या है, इतना अच्छा व्यापार चल नहीं रहा है। इसके विपरीत क्या है, यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और निवेश के लिए भारत में वैश्विक यहाँ पे 11% हिस्सा क्या रखता है। यूरोपीय संघ हमारे अंदर 11% हिस्सा रखता है, अपना निवेश करता है, फ़ायदा लेता है, जबकि हम क्या करते हैं, यूरोपीय संघ के अंदर केवल 3% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि काफ़ी कम है। इसको भी हम अगर वो 11% है तो हमें को एटलीस्ट 7-8% पे जाना चाहिए, जिससे क्या हो, कहीं न कहीं स्थितियाँ थोड़ी आपकी सही हों। अगर बात करें बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में, तो जून 2007 में भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम के अंदर है, एक व्यापक आधारित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता पर बातचीत शुरू की थी। जो ये बातें थी वो 13 अक्टूबर 2006 को हेलेंस्की में आयोजित 7वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं द्वारा भारतीय यूरोपीय संघ के उच्च स्तरीय रिपोर्ट के आधार पर ये व्यापार निवेश समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट और वार्ता आगे दिखाई थी। और इसके महत्व की बात करें, भारत और यूरोपीय संघ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जितने गुड्स और सर्विस हैं उनके व्यापार, साथ ही साथ उनके इन्वेस्टमेंट में बाधाओं को दूर करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ दोनों पक्षों का ऐसा मानना है कि एक व्यापक और महत्वाकांक्षी समझौता जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप है, ये नए बाजार खोलेगा। साथ ही साथ भारत और यूरोपीय संघ के व्यवसायियों के लिए अवसर के विस्तार करेगा, इसलिए ये बातें होना बहुत जरूरी है। चीन द्वारा तजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है, तो अफगान सीमा के पास लगा हुआ जो तजाकिस्तान का हिस्सा है, ताजिकिस्तान का,
वहाँ पर चीन द्वारा एक सैन्य अड्डा क्या किया गया है, जो पहले चुपचाप तरीके से गुप्त रूप से चलाया जा रहा था। अब क्या हो रहा है, उस पर चाइना पूरी तरीके से नियंत्रण ले रहा है, जिससे क्या होगा, अब वहाँ पर जो ताजिक सरकार है, उसके लिए चाइना को एक नया बेस मिल जाएगा। जो नया बेस होगा, वो तजाकिस्तान के रैपिड रिएक्शन ग्रुप या फिर विशेष बलों के स्वामित्व में होगा, और इसमें लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत द्वारा चीन द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। ये पूर्वी गोर्ना बदख्शां स्वांत प्रांत में पामीर पहाड़ियों के पास स्थित होगा, और चीनी सैनिक वहाँ पर तैनाती नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, चाइना द्वारा उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर तजाकिस्तान की स्थिति देखा, ये भारत देश है, इसके हम अगर उत्तर पश्चिम जाएंगे तो इस जगह क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान से लगा हुआ क्या है, तजाकिस्तान है। अगर आप देखिएगा मैप में, तो ये आपका पाकिस्तान है, इधर से चाइना आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, इंडिया है, इनके बॉर्डर पे लगा हुआ तजाकिस्तान। तो इस जगह पे जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे गरोना बदख्शान, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बात आ रही है, गोरना बदख्शां प्रांत में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। इससे होगा क्या, रूस और भारत उन देशों में शामिल हैं जिनकी तजाकिस्तान से पहले ही सैन्य जो गठबंधन काफी मजबूत है। इस बेस द्वारा एक बार पूर्ण नियंत्रित स्थायित्व जो अगर आ जाएगा चाइना के पास, उससे होगा क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद जो कि जुबती है, उसके बाद केवल दूसरी ज्ञात विदेशी चीनी सुरक्षा सुविधा यहाँ पे बन जाएगी। तो अफ्रीका में जुबती में चाइना अपना वहाँ पर बनाए हुए है, और यहाँ पे एशिया में अंदर उन्होंने तजाकिस्तान में बात की है। आइए बात करते हैं विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में, अर्थात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। तो अगर ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात की जाए, तो ये स्वर्ण उद्योगों के लिए बाजार विकास संगठन है। यह उद्योग के सभी हिस्सों में काम करता है, साथ ही साथ सोने के खनन से लेकर उसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सोने का, और उनका उद्देश्य सोने की मांग को प्रोत्साहित करना, बनाए रखना, ये सारे कार्य देखते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा संघ है जिसके सदस्यों में दुनिया की अग्रणी स्वर्ण खनन कंपनियां भी शामिल हैं। ये अपने जितने मेंबर हैं उनको एक जिम्मेदारी तरीके से उसका समर्थन देता है, समर्थन देने की मदद मदद करता है। साथ ही साथ संघर्षपूर्ण जो स्वर्ण है उनके मानक विकसित करता है, जिससे क्या हो, स्टैंडर्डाइजेशन आ सके पूरे वर्ल्ड में। यूनाइटेड किंगडम इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ भारत, चाइना, सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसके कार्यालय हैं, ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल जो गोल्ड काउंसिल है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो लंदन में, यूके में है। एक फैक्चुअल टॉपिक है, ध्यान रखना कि सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक सोना पाया जाता है अमेरिका के अंदर। ये क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक सोना पाया जाता है अमेरिका के अंदर, लगभग 8,133 टन है यहाँ पे सोना, जो विदेशी पूंजी भंडार में उसका योगदान लगभग 72% देता है। भारत के अंदर 10वें नंबर पर सोना पाया जाता है, जो कि 557.7 टन है, और जो उसके विदेशी पूंजी भंडार का केवल 7.1% हिस्सेदारी रखता है। तो आप देख लीजिएगा कितना अंतर है भारत और अमेरिका के बीच में। फेसबुक ने अपनी मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। तो मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उसकी परेशानी सामाजिक नेटवर्क से परे उसको दर्शाया जा सके, उसमें कोई भी उसके नेटवर्क में कोई सोशल इंटरेक्शन, कोई दबाव ना आए, कोई दिक्कतें ना आए। साथ ही साथ अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अपने नाम रिब्रांडिंग कर सकते हैं, ऐसी इसमें बात कही गई है। तो इसका अब नया लोगो होगा, ये मेटा। तो मेटावर्स से इसको मेटा लिया गया है। तो इस तरह आप देखिएगा, अब क्वेश्चन आएगा कि फेसबुक का नया नाम क्या है, तो वो क्या होगा, मेटा। इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस था कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सारी समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें पीडीएफ दे दी जाएगी। यदि आपको इसमें लगता है कुछ चेंजमेंट है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो भी दिक्कतें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो और शिकायतें तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप थोड़ा सब्र रखिए। इसी तरह के और टॉपिक जानने के लिए और नए नए सेशन से जुड़ने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।